अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, एक नए हफ्ते का आगाज़ हुआ है और एक नए हफ्ते के आगाज़ में जिन टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पाक भारत सीज़ फायर के बाद जो अब सिफारती महाज गर्म हो चुका है। भारतीय प्रोपेगेंडे और उसकी मज़मूम साजिशों को बेनकाब करने के लिए आलमी मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है और इसके लिए वज़ीर आज़म साहब ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दे दी है जिसे सिफारती महाज पर अहम टास्क सौंपा गया है। अरकान में 4 साबिक वज़ीर ख़ारजा और माहिर सिफारतकार शामिल हैं। ये वफ़्द सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और अमन के लिए कोशिशों को भी उजागर करेगा। ये वफ़्द अक़वाम मुत्तहिदा भी जाएगा। जंगी महाज पर इबरतनाक शिकस्त और ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी की कलंक मोदी सरकार पर एक बदनुमा दाग बन चुकी है, जिसको मिटाने की नाकाम कोशिश में भारत ने भी सिफारती मुहिमजोई का आगाज़ किया है और 70 मुल्कों के अताशियों के सामने अपनी सफाइयाँ पेश कर दी हैं। दूसरी तरफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर पूरे मुल्क में यौम तशक्कुर मनाया गया और DGISPR ने एक बार फिर ये वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। पैनल के सामने हम सवाल ये रखेंगे कि क्या जंगी मैदान के बाद सिफारती मैदान में भी भारत को मुँह की खानी पड़ेगी और वज़ीर आज़म की तरफ से बिलावल भुट्टो का इंतखाब कितना सही है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और स्पीकर साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुख्तलिफ र्यूमर्स गर्दिश कर रही हैं। असद कैसर साहब दावा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, जबकि बैरिस्टर गौहर इससे बिल्कुल लाइल निकले और वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की कोई बात ही नहीं हुई। आखिर चल क्या रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, इसे समझने और जानने की कोशिश करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी पाक भारत कशीदगी के बाद एशिया कप का इनेकाद। इस पर एक सवालिया निशान बन चुका है। क्या भारत एशिया कप में शिरकत करेगा या नहीं करेगा? पैनल के राय इस पर भी जान लेंगे। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। आज की डिस्कशन के लिए मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियोज़ में नसीर वागा साहब ने हमें ज्वाइन किया है और इसके साथ साथ आसमा बदूद साहिबा भी आज की गुफ्तगू का हिस्सा रहेंगी। आदिल साहब, सबसे पहले हम बात करते हैं सिफारती महाज की। भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में पाकिस्तान ने अब सिफारती महाज के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का इंतखाब किया है और उनकी क़यादत में एक वफ़्द अब ये सिफारती मिशन संभालेगा। कितना इम्पॉर्टेंट है इस पूरे माहौल में सिफारती महाज पे अपना बयानिया मुकम्मल और प्रॉपर अंदाज में रखना और बिलावल भुट्टो साहब का इंतखाब, किस तरह से इसको देखते हैं आप? देखिए, पाकिस्तान के बयानिए में तो बड़ी क्लैरिटी है। जो पहलगाम का हमला हुआ था उसके बाद पाकिस्तान ने जो पेशकश की थी और उसको फिर जिस तरह से सफारती सतह पर पजीराई मिली थी, पाकिस्तान ने 60 से ज़्यादा ममालिक के जो वज़रा ख़ारजा थे, वज़रा ममलिकत थे या और वज़रा आज़म या सरबराह ममलिकत जो है, उन सबको एतमाद में लिया और अपना मौक़िफ़ बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है उन तक पहुंचाया। और उसका नतीजा ये था कि पूरी दुनिया ने भारत के उस मौक़िफ़ को मुसरत कर दिया जो उसने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की थी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की हमायत की कि अगर आप समझते हैं कि दहशतगर्दी हुई है और पाकिस्तान की किसी तरीके से कोई इन्वॉल्वमेंट है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब जो है इस वक्त जो सूरत हाल है वो मोदी जिसे कहते हैं कि सयानी बिल्ली खंबा नोचे वाली उसकी मिसाल है कि वो एक तरफ अपने मुल्क के अंदर अभी भी इस तरह की हाइप क्रिएट की हुई है कि जैसे शायद वो फिर दोबारा पाकिस्तान को के ऊपर हमला करे, फिर कोई जारियत करे, लेकिन जिस किस्म का जवाब पाकिस्तान की तरफ से जा चुका है उसके बाद तो अब उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने जो पहले सफारती महाज पर शिकस्त थी, अब दोबारा एक नया मरला शुरू हुआ है। इंडिया ने भी अपनी सफारती टीमें जो है वो बनाई हैं, तकरीबन 7 के करीब टीमें हैं जो उन्होंने पूरी दुनिया में भेज रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपोगंडा या एक किसी बुनियाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भी अब इसका काउंटर करने की कोशिश की है। इसहाक डार साहब तो चाइना पहुंच चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर ने ईरान का दौरा करना है, बिलावल भुट्टो साहब के जिम्मे जो टास्क है वो अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के पास जाएंगे। तो ये एक अच्छी एफर्ट्स है। पाकिस्तान ने जिस तेजी के साथ पहले सफारती कोशिश की थी, अब उसको मजीद आगे ले जाने की कोशिश है और उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान जिस तरह से जंगी मैदान में पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई है, सिफारती महाज में भी एक बार फिर से ऐसा होगा। वाक़ई साहब, भारत और पाकिस्तान अब सिफारती महाज पर हम देख रहे हैं कि बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं। भारत 70 मुल्कों के अताशियों के सामने पेश होगा और उसके सामने अपना बयानिया रखेगा। इसी तरह से पाकिस्तान की तरफ से भी हमने बात की, वज़ीर ख़ारजा साहब चीन में मौजूद हैं, वज़ीर आज़म साहब भी मुतहर्रिक हैं और बिलावल भुट्टो साहब को भी यूरोप के लिए तैयार किया जा रहा है।
आप किस तरह से देखते हैं सिफारती महाज पे अपना बयानिया स्ट्रॉन्ग अंदाज में पेश करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? पाकिस्तान जंगी महाज पे तो फतह हासिल कर चुका, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इससे पहले भी पाकिस्तान सफारती सतह पर अपना लोहा मनवा चुका है। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की बात को समझा और माना। पहलगाम के वाक़े पर आज भी पाकिस्तान का वही मौक़िफ़ है। ये होती है सच्चाई की कुव्वत। नहीं, पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से आज भी नहीं हटा कि आज भी आप तहकीकात दोबारा कर लें पहलगाम वाक़े की कि असल कसूरवार कौन है। क्या पाकिस्तान में उसका कोई अमल दखल था? असल में भारत इसी वजह से ही तो वहाँ तहकीकात नहीं कर रहा, ना कर रहा था और ना करेगा। क्यों? उनको पता है कि ये एक खुद साख्ता ड्रामा था और पाकिस्तान के साथ सींग फंसाने की उसने पूरी कोशिश की, मगर जब उसको मुंह की खानी पड़ी तो वो भीगी बिल्ली बन के बैठ गया। अब सफारती सतह पर पाकिस्तान, मैंने पहले आपको बताया कि पाकिस्तान अपनी पहले ही कामयाबी के झंडे गाड़ चुका है, लेकिन अब भी आप देखिए कि पाकिस्तान का चूंकि मौक़िफ़ बड़ा मजबूत और सच्चा है, और सच्चाई में वो कुव्वत होती है जो झूठ में नहीं होती। और भारत के लोग जितना झूठ पहले दिन से बोल रहे हैं पहलगाम के वाक़े पर भी, और सफारती सतह पर उनको हर जगह पर मुंह की खानी पड़ी। अब जितनी मर्जी कोशिश भारत कर ले, यकीन जाने वो किसी सूरत भी गैर ममालिक को, देखिए चाइना के साथ उसने तो वैसे ही अपने ताल्लुकात ख़राब कर लिए हैं, ईरान के साथ भी उसके कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, बाकी यूरोप और कनाडा और इसके अलावा अमेरिका ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। और आप देख लीजिए पिछले पूरे एपिसोड में, ये जो जंग का एपिसोड हुआ है, इसमें किसी ने भारत की किसी बात को तस्लीम नहीं किया। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आदिल साहब। हमने देखा कि इस 3 दिन की जो जंग थी या पिछले जो सूरत हाल बनी, इसराइल के अलावा कोई भी भारत के साथ खड़ा नहीं था। भारत के जो ख्वाब थे अमेरिका को लेकर या दीगर ममालिक को लेकर, वो भी चकनाचूर हो गए। सिर्फ इसराइल था जो हमने देखा कि भारत के साथ था। एक और मुल्क भी था अफगानिस्तान, एक एहसान फरामोश मुल्क जिस पर पाकिस्तान ने 40 साल उनकी मेहमान नवाजी की, और जिस तरह का जवाब हमें अफगानिस्तान को मिला। आज जो एक आर्टिकल इंडियन अखबारात में छपा है, अखबार में छपा है, वो एहसान का आर्टिकल छपा है, जिसमें पहलगाम वाक़े का पस मंज़र के तौर पर एक मनगढ़ंत स्टोरी जो है वो डालने की कोशिश की गई है, और ये कहा गया है कि शायद मज़ीद कुछ हमले पाकिस्तान की तरफ से जो है वो कश्मीर के अंदर हो सकते हैं। तो बेसिकली भारत की ये प्रॉक्सीज़ हैं, ये जो हम देख रहे हैं, जो खारजी हैं, जो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करते हैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए, या बलूचिस्तान से बहुत में जो प्रॉक्सी है, BLA है, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से खाते रहे हैं, पाकिस्तान की नमक हलाली करने के बजाय नमक हरामी जो है वो कर रहे हैं। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है, पाकिस्तान बिल्कुल अपने मौक़िफ़ पर भी कायम है, और अपने जो उसकी विल है कि अगर दुश्मन जो है अगर कोई दोबारा हरकत करेगा तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो अब भारत के अंदर जो कुछ चल रहा है, भारत के अंदर एक प्रेशर डेवलप हो गया मोदी के ख़िलाफ़, मोदी के ऊपर इस्तीफ़ा देने के लिए जो है वो दबाव बढ़ रहा है। और फिर आप ये देखें कि सारे सूरत हाल के अंदर पूरी भारतीय काबीना है, मोदी की काबीना है, उसकी बयानात भी जो है वो आपस में नहीं मिल रहे। फिर हमने देखा कि जो भारतीय फ़ौज ने जो फुटेजेस जो है अपलोड की थी, वो बाद में उन्होंने खुद ही डिलीट कर दी। तो भारत जो है ना बुरी तरह बुखलाहट का शिकार है। एक तो उसके अंदर इंटरनल प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। फिर जिस तरह से हमने देखा कि वहाँ पर जो लोग आवाज़ उठाते हैं, यूट्यूबर्स के पहले खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, अब उनकी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। वहाँ पर एक मुसलमान प्रोफेसर ने जो है वो कोई सब बात लिखी पहलगाम के हवाले से, तो उसको भी अरेस्ट में ले लिया। तो वो पैनिक की एक सूरत हाल हमें भारत के अंदर नजर आती है। बुखलाहट का शिकार नजर है। आसमा वदूद साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। आसमा साहिबा, हम बात कर रहे हैं कि अब भारत और पाकिस्तान सिफारती महाज पर सरगर्म है, जहाँ पे भारत सिफारती सतह पर मुख्तलिफ हीले हरबे आजमा रहा है। इस तरह से पाकिस्तान ने भी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई है सिफारती महाज में अपना बयानिया पेश करने के लिए। आपको क्या लगता है जिस तरह से भारत को मुंह की खानी पड़ी जंगी मैदान में, सिफारती मैदान में भी ऐसा ही होगा? क्योंकि पहले भी हमने देखा कि सिफारती महाज पे भी पाकिस्तान को कामयाबी मिली थी।
देखिए जी, जो डिप्लोमेटिक फील्ड है ना, हमारी डिप्लोमेसी थी, वो एवरीथिंग इज वेल दैट एंड्स वेल, मगर डिप्लोमेसी हमारी बहुत डिलेड रही है इस पूरी सिचुएशन में। DGISPR ने बड़े ठोस सबूत और बहुत लॉजिक के साथ सबूत और बहुत ही एक ऑर्गेनाइज तरीके से, कन्विंसिंग तरीके से सबूत पेश किए इंडिया की इन्वॉल्वमेंट के बारे में हमारे पाकिस्तान के अंदर। मगर वो डोजियर इस वॉर के दरमियान, इस कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान किसी भी मेन इंटरनेशनल प्लेयर या मेन इंटरनेशनल एंटिटी या मुल्क के पास नहीं पहुंचे। वी हैव बीन वेरी डिलेड। अभी भी यही सिचुएशन, ये हमारे जहन में इस वजह से आया कि इंडिया ने और अपने डेलीगेशन बना दिए और वो पूरी दुनिया में भेजने शुरू हो गए, तो हमें भी ये ख्याल आया कि हमें भी बनाने चाहिए। लेकिन इट शुड हैव बीन डन बिफोर। जब ये मामला शुरू हुआ था, जब हमारा पानी रुका गया था, उसी वक्त ये डोजियर्स पूरी दुनिया के पास जाने थे। क्यामत तो तब क्या कहते हैं, एक क्यामत बर्पा तो उसने इंडिया ने अपने ख्यालों में इस वॉर के साथ नहीं की, उसने तब किए जब उसने हमारा पानी रोका। पानी रुका, वो पाकिस्तान का इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड है और हम खामोश बैठे हुए हैं। ये वॉर इज अ सुवेनियर, नो डाउट अबाउट इट। मगर कैसे इंडिया इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में एक सॉवरेन कंट्री का पानी रोक सकता है, ये चीज हमें दुनिया को बावर करवानी है और इसके लिए हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए। एक और बात अभी हमने मेरे दोस्त डिस्कस कर रहे थे कि बहुत ही वेल वर्स्ड ग्रुप्स बनाए गए हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि वही सिलेक्टेड लीडरशिप बाय DNA और नेपो लीडर्स पे बेस्ड है। इसमें ऑपोजिशन को क्यों नहीं एंगेज किया गया? इसमें ब्रिलियंट जर्नलिस्ट को क्यों नहीं एंगेज किया गया? हमारे पास क्या क्या ब्रिलियंट दिमाग हैं, क्या क्या ब्रिलियंट लोग हैं ऑपोजिशन में। आपके पास शाह महमूद है जो कि क्या कहते हैं, कैन बी अ टेक्स्ट बुक इन फॉरेन रिलेशन। तो आपने ये सब चीजें भी देखनी है। ये इट इज बियॉन्ड अस, इट इज बियॉन्ड आवर ईगो, इट इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स, इट इज फॉर पाकिस्तान। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। वाक़ई साहब, आपका क्या टेक है इस पे? हमारे पास बहुत से दीगर कॉम्पिटेंट भी लोग मौजूद हैं, आपको लगता है कि उनको भी अपॉइंट करना चाहिए था और टीम्स में उनकी भी शमूलियत होनी चाहिए थी, जिस तरह से आसमा साहिबा कह रही हैं? मैं आपको बताऊं कि अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी, वफाकी वज़ीर कानून जो कह रहे थे, उन्होंने कहा कि जो हुकूमत के वफूद होते हैं उसमें हुकूमत के लोग ही शामिल होते हैं। जब पार्लिमानी वफूद बनेंगे तो उस वक्त हम दूसरी पार्टी के लोगों को शामिल करेंगे। लेकिन जो बात आसमा वदूद साहिबा ने की है वो बड़ी वैलिड है। क्या वो बाद में जाएंगे वफूद? ये कौन सा तरीका है भाई? फिर आप वही काम कर रहे हैं ना कि आप अपनी पार्टियों को, जर्नलिस्टों को और दूसरे बड़े अच्छे जिन लोगों के दिमाग हैं, जो लोग सोच सकते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमने उन लोगों को बिल्कुल नहीं पूछा और ना ही उनके साथ हुकूमत ने राब्ता किया। फॉर एग्जाम्पल वाक़ई साहब, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि PTI के साथ हर हाल में इनको राब्ता करना चाहिए था और उनके लोगों को भी इसमें डालना चाहिए था। अब एक मैं फिर नाम लूँगा तो लोग कहेंगे कि जनाब ये तो पॉलिटिक्स होगी। ये शाह महमूद कुरैशी का कितना एक्सपीरियंस है पूरी दुनिया में, और कसूरी साहब जो हैं, आप देखें वो कितना अरसा वजीर खारजा रहे, उनका भी बड़ा विजन है। भाई इस तरह के लोगों को आप इकट्ठा करें और खुदारा सियासत से बाहर निकलें। इस वक्त पाकिस्तान का मामला है, आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है और बाहर एक ये मैसेज जाना चाहिए कि पूरी कौम एक है। और पूरी कौम का जब मैसेज जाएगा और यूनाइटेड मैसेज जाएगा, आप देख लेना भारत में क्या है, वहां पे यकीन जाने उनसे वफूद बनाने मुश्किल हो गए हैं और वो पागल हो गए हैं दिमागी तौर पे। उनको समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। मोदी जो है, एक तो वो इंटरनल प्रेशर में है, अब वो दुनिया को, अपने मुल्कों को, अपने मुल्क के अंदर लोगों को ये बताना चाहता है कि देखिए हम पूरी दुनिया में अपना झंडा बुलंद करेंगे, हम वहां जाके सफारती सतह पर अपनी सच्चाई साबित करेंगे। इसका कोई फायदा नहीं। हम आदिल साहब की भी टेक ले लेते हैं। आदिल साहब, आपको भी ऐसा लगता है कि हुकूमत को सबसे पहले इस वक्त ये काम करना चाहिए कि तमाम जमातों को एक पेश पे लेना चाहिए? वज़ीर आज़म साहब को हमने असम्बली के फ्लोर पे ये कहते हुए तो सुना था कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उधर से भी तो कोई विलिंगनेस होनी चाहिए। देखिए, अभी तो बातचीत का ये जो प्रोसेस है ये शुरू हुआ है। पाकिस्तान में जैसे पहले कहा कि 60 से ज़्यादा ममालिक के साथ ऑलरेडी
राब्ते में रहा है। और वाघा साहब ने शाह महमूद कुरैशी की बात की, मैं बिल्कुल कतई तौर पर इनके साथ मुत्तफिक नहीं हूँ। जब 370 भारत ने लगाई ख़त्म की थी, उस वक्त हमारा बहुत जो सफारती जो मामला था वो बहुत कमज़ोर था। हमने उसमें जिसे कहते हैं कि कमज़ोर सफारतकारी उस वक्त मौके पर दिखाई थी, जिसकी वजह से भारत की आज इतनी हिम्मत हुई है। लेकिन इन तमाम चीज़ों से कतर नज़र माजी में क्या होता रहा क्या नहीं होता रहा, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर ज़रूरी तो यही है कि तमाम पॉलिटिकल जमातों को जो है वो उस पर एतमाद में ले जाना चाहिए। शिबली फराज साहब ने ये पॉइंट आउट किया था सेनेट के अंदर ये मामला, जिसपे आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा। अभी तो देखें, एक एजेंडा सेटिंग है जो हुकूमत और जो फौजी क़यादत है उनकी एक एजेंडा सेटिंग है, जिसको लेकर अभी दोस्त मुल्कों के साथ जो है मशावरत की जा रही है। फिर जब पार्लियामानी वफ्द जाएंगे, और वो बहुत कुछ दूर की बात नहीं है, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर जो है वो ऑलरेडी इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, नाम तो उन्होंने सेलेक्ट करने के किसको भेजना चाहिए और किसको नहीं भेजना चाहिए, सारे मामलात में कहीं लेट तो नहीं हो रहे। तो ये एक बिल्कुल देखिए, अभी तक तो जो सफारती जिस तरह से मामला चल रहे हैं, मैं नहीं समझता कि अभी कोई लेट हुए। अभी तो शुरुआत है। हाँ, जैसे आसमा वदूद साहबा कह रही थी कि सिंध तास माहिदा के ऊपर जो है वो हम ताखीर है, उसके ऊपर हमें जो आलमी बैंक जो सबसे बड़ा जो है उसमें जो सालसी जिसने की थी इस माहिदे की, सबसे पहले तो हमें वहाँ पर चीज़ों को टेकअप करना चाहिए, फिर इसके बाद और दीगर मराइल है। तो पाकिस्तान को जो अपनी लीगल ऑप्शन है उसको भी खुला रखना चाहिए, पाकिस्तान को अपनी जो सफारती ऑप्शन है उसको जो है वो खुला रखना चाहिए। पाकिस्तान ऑलरेडी अपना मौक़िफ़ तमाम दोस्त ममालिक के सामने रख चुका है, लेकिन पाकिस्तान को अपनी तमाम ऑप्शंस अभी खुली रखनी चाहिए और मजीद अपने जो मामलात हैं, जो अपने प्रोसेस है, उन्हें तेज़ करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आखिर क्या चल रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है, एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर ही इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। पार्टी में एक धड़ा कोई और बात कर रहा है तो दूसरा कोई और बात करता नज़र आ रहा है, और एक जो पार्टी है वो दूसरी पार्टी के जो बयानात हैं उनको डिनाई करती हुई नज़र आ रही है। ऑल्दो ये एक ही पार्टी है, लेकिन पार्टी के अंदर मुख्तलिफ पार्टीज़ बन चुकी हैं। जिस तरह से असद कैसर साहब ने बात की कि तहरीक अदम एतमाद लाना चाह रहे हैं वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ और स्पीकर के ख़िलाफ़, उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं। असद कैसर साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा कर ली। वो तो कह रहे हैं कि अदम एतमाद के लिए प्रॉपर प्लानिंग हमारी बन चुकी थी, लेकिन क्राइसिस कुछ ऐसे डेवलप हुए कि हम उसमें कुछ चुप हो गए, लेकिन हमारी प्लानिंग मुकम्मल है। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब क्या कह रहे हैं, वो तो मुकम्मल डिनाई कर रहे हैं और लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। सुन लिया आपने बैरिस्टर गौहर क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पीटीआई के साथ सीज़ फायर होनी चाहिए और साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि ये फेक न्यूज़ है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। आदिल साहब, अब हम किसकी बात माने? असद कैसर साहब जो पूरी कन्विक्शन के साथ बात कर रहे हैं तहरीक अदम एतमाद को लेकर कि हमारी प्रॉपर प्लानिंग बन चुकी थी, दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल फेक न्यूज़ है, ऐसी कोई बात नहीं है। आखिर हम बात किसकी माने? देखिए, कन्फ्यूजन पार्टी के अंदर तो शुरू से ही है, और जो बैरिस्टर गौहर है वो बड़े मासूम आदमी है, उनको हमेशा चीज़ों का उस तरह से नहीं पता होता। जुनैद अकबर ने इस्तीफ़ा दिया, उनको नहीं पता था, अलीमा खान की तरफ से डायरेक्शन आई और इस्तीफ़ा हो गया। जहाँ तक असद कैसर के बयान का ताल्लुक है, वो तो एक मुझे लगता है कि एक सियासी बयान था, इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं, क्योंकि जो ज़मीनी हक़ाइक़ है वो तहरीक इंसाफ को बहुत अच्छी तरह उसका अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी तहरीक एतमाद पेश की जाती है तो उसकी नंबर गेम जो है ना वो कोई और जो है वो पूरे करके देता है, और वो जो कोई और है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है। तो इसलिए तहरीक इंसाफ जितनी मर्जी कोशिश भी कर ले तो ये नामुमकिन है, क्योंकि आप देखें कि जब चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक एतमाद आई थी, अपोजिशन के पास नंबर गेम पूरी थी, लेकिन उसके बावजूद उनके नंबर आगे पीछे हो गए थे। तो इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद आई तो किसी और ने साथ दिया, तो फिर आपको पता है कि वो कामयाब हो गई थी तहरीक एतमाद। तो इस वजह से जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो कतई तौर पर तहरीक इंसाफ के हक में नहीं है। तहरीक इंसाफ को जो बैरिस्टर गौहर ने जो बात की है कि उनसे बातचीत होनी चाहिए, उनके साथ सीज़ फायर होना चाहिए, हाँ ये बिल्कुल ठीक है कि सीज़ फायर होना चाहिए, जो उनके कंसेंसस हैं वो दूर होने चाहिए, लेकिन इसमें भी पहल तहरीक इंसाफ को ही करनी पड़ेगी। मैंने पहले भी कहा था कि इस वक्त जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है ना दोनों साइड पे, इस वक्त पॉपुलैरिटी जो एस्टैब्लिशमेंट की पॉपुलैरिटी है, जो फौज की क़यादत की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत हाई है। तो इसलिए बातचीत का जो
जो लेवल होगा, जो टेबल पे अगर बातचीत के लिए बैठेंगे नहीं तो उसमें जो है वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट का जो है वो पलड़ा भारी होगा। तो तहरीक इंसाफ पहले अपने आप को ठीक करे, मुस्तकबिल की प्लानिंग करे और फिर बातचीत के लिए बिल्कुल ऐसे पहले अपने आप को ठीक करे और उसके बाद बात होनी चाहिए। पहले पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफात हैं उन्हें कम करना चाहिए और मेरे ख्याल में पार्टी पे तमाम जो लोग हैं उन्हें एक पेज पे होने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। वाक़ा साहब, आपको भी लगता है बैरिस्टर गौहर साहब मासूम आदमी हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता कि पार्टी में क्या चल रहा है? अगर हम मान लेते हैं कि वो मासूम आदमी हैं तो फिर असद कैसर साहब की बात में कुछ सच्चाई है? एक बात तो ये है कि ये कौन सा वक्त है तहरीक अदम एतमाद लाने का, या अगर उस वक्त भी ये लोग सोच रहे थे, भाई तहरीक अदम एतमाद लाना कोई आसान काम नहीं होता। नंबर गेम्स इस वक्त इस तरह जा रहे हैं कि मेरा ख्याल है दूर दूर कोई इम्कान नहीं है, और ये गलती तो तहरीक इंसाफ को करनी ही नहीं चाहिए, बल्कि सोचना भी नहीं चाहिए। मैं हैरान हूँ कि असद कैसर साहब ने ये किस तरह बयान दे दिया। वो कौन सी तैयारी थी? क्या वो किस तरह छुप के अंडरग्राउंड कोई ऐसा काम कर रहे थे कि उन्होंने बहुत सारे अरकान असम्बली तोड़ लिए थे और अचानक वो तहरीक अदम एतमाद लाकर वज़ीर आज़म और स्पीकर के ख़िलाफ़ वो अपनी कामयाबी हासिल कर लेते? ये तो नामुमकिन है। हालात ही इतने ख़राब जा रहे हैं इस वक्त PTI के। और आदिल साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि जिन्होंने ये नंबर गेम पूरे करने हैं ना, जब तक उन्होंने नहीं मानना कि नंबर गेम पूरे नहीं हो सकते। तमाम जो तहरीकें आज तक हुई हैं ना अदम एतमाद, उनमें पीछे कौन सा हाथ होता है वो सारी दुनिया जानती है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों को तो सारा पता है, और जिसका नाम है इस्टेब्लिशमेंट। बिल्कुल वाज़ेह कह देना चाहिए, इसमें कोई शक व शुबह वाली बात नहीं है। और वहाँ जो आजकल सिस्टम चल रहा है तहरीक इंसाफ का और उनका, तो मेरा ख्याल है इसमें तो सोचना ही नहीं चाहिए उनको। और पता नहीं असद कैसर साहब ने ये किस तरह बयान दे दिया है। और बैरिस्टर गौहर साहब बिल्कुल मासूम आदमी नहीं है, उन्होंने बिल्कुल सही बयान दिया है कि ऐसा दूर दूर कोई इम्कान नहीं है, बल्कि वो तो सीज़ फायर चाहते हैं। वो इस वक्त उनको इस चीज़ की ज़रूरत है कि इस्टेब्लिशमेंट समेत नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ टेबल पर बैठ के अपने मामलात हल करें, अपने लीडर को जेल से बाहर निकालें। जो लोग इस वक्त जेलों में बंद हैं उनको बाहर निकालें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात उस जमात को प्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से, जो कि मफाहमत चाहते हैं। आसमा साहिब, आप अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें या हम बानी PTI की बात करें, क्या आपको लगता है कि जारहाना सियासत के मुतहम्मिल हो सकते हैं ये लोग? देखिए, अब तो जारहाना सियासत की जरूरत ही नहीं है। अभी जो ये इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इस तरह इसमें एस्टैब्लिशमेंट को जितना, या आप हमारी आर्मी को जितना अलोन छोड़ा गया, अबैंडन किया गया हमारी सिटिंग गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा तो कभी भी देखने में नहीं आया। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट खुद को लोगों के साथ अलाइन करती है, वो इन्हीं मौकों के लिए करती है। यही वो वक्त होते हैं जहाँ एस्टैब्लिशमेंट को लोगों की जरूरत होती है। और एस्टैब्लिशमेंट इज अ पॉलिटिकल शैडो, पॉलिटिकल साइंस का एक शैडो है। आप उससे कोई पर्सोनिफाई नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ABCD एस्टैब्लिशमेंट है, उसका कोई फेस नहीं होता। उसे फेस चाहिए होता है लीडरशिप की सूरत में, और लीडरशिप ने क्या डिलीवर करना होता है? पॉलिटिकल कैपिटल, लोगों का ट्रस्ट, मोहब्बत और विलिंगनेस टू सपोर्ट। आप मुझे बताइए कि सिटिंग गवर्नमेंट दे सकी? क्या ऐसा हुआ? यकीनन ग्राफ हमारी आर्मी का और पॉपुलैरिटी का और PTI का एट पार इस वक्त है, लेकिन वो क्यों है? क्योंकि PTI प्रेफर्ड पाकिस्तान ओवर पॉलिटिक्स, इस वजह से हुआ। उससे पहले तो जो क्योटिक सिचुएशन थी हमारे, अब हमें पता चल रहा है, रेवोल्यूशन हो रही है कि हमारे वजीर आजम साहब स्विमिंग कर रहे थे, हमारे मिनिस्टर साहब बैठ के तरबूज खा रहे थे। ये विलिंगनेस थी इस वॉर में, ये इनपुट थी इस वॉर में इस सिटिंग गवर्नमेंट की। तो आप मुझे बताइए कि अगर हम ये कंस्पिरेसी जो सर कह रहे हैं कि जब ये आती है, अदम एतमाद आती है, तो इसके पीछे कोई बहुत ही एक मनूवरिंग होती है, तो आपको क्या ख्याल है? जिस कदर अबैंडन्ड एस्टैब्लिशमेंट ने फील किया है, क्या वो मनूवरिंग पोजीशन में नहीं होगी अब? क्या वो दोबारा आगे वाले दिनों में इसी तरह से इसका रेप्लिका दोबारा से करना पसंद करेगी? जिस तरीके से वो अलोन, it was alone, the shadow establishment political democratic shadow was alone without a face. तो सिचुएशन इस वक्त PTI के लिए एग्रेसिव पॉलिटिक्स में जाने की नहीं है।
ठीक है, एग्रेसिव पॉलिटिक्स में जाने की पोजीशन में पाकिस्तान तहरीक साफ नज़र नहीं आ रही है। आदिल साहब, इस पूरी सिचुएशन में अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, आपको लगता है कि सीज़ फायर की जो बात हो रही है हुकूमत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरासिम हैं वो बेहतर हो सकते हैं? और इसके साथ साथ एक और चीज़, बहुत अरसे बाद कुछ र्यूमर्स ये भी आ रही हैं कि बानी पीटीआई ईद से पहले रिहा होने वाले हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, उसमें तो अभी बहुत सारा कुछ ऐसा है जिसमें मैंने जैसे बार बार एक चीज़ को रिपीट करता हूँ कि जब तक इमरान खान का बिहेवियर तब्दील नहीं होगा चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। और जो लास्ट अभी मैं जो आर्मी चीफ के अल्फाज जो अपने अल्फाज जो लफ्ज़ हैं वो मैं उसको दोहरा रहा हूँ कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान से ऊपर कोई शख्सियत नहीं है और पाकिस्तान के ऊपर आसिम मुनीर जैसे हज़ारों आसिम मुनीर कुर्बान है। तो इस तरह का जब आप एक दूसरी तरफ का बिहेवियर देख रहे हैं, वो बार बार एक मैसेज दे रहे हैं कि पहले आपने जो अपने आप का जो पर्सनैलिटी का हवा जो आपने खड़ा किया हुआ है उसको नीचे लेके आए, अब पहले पाकिस्तान को जो है मुकद्दम रखें, फिर बातचीत होगी। ये मैसेजिंग बार बार जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हो रही है। जहाँ तक आसमा साहब ने एक बात की कि हुकूमत में और जो फौज में जो गैप की बात कर रही थी, देखें इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है, जो हाइब्रिड सिस्टम है, वो ये सिस्टम ने इसी तरह चलना है। इसमें फौज ने जो कहना है, ये जिस तरह से कह रही है, हुकूमत उसी तरह से चीज़ों को लेके चल रही है। आप उसको आप जो मर्जी नाम दे दें कि प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर वही कर रहे थे जो उनको कहा जा रहा था। तो पाकिस्तान में हम पहले निज़ाम ये वन पेज का चलता था, अब एक कंप्रोमाइज उसको आप एक नया नाम दे दें, हाइब्रिड नाम दे दें। आदिल साहब, ये है जैसे हमेशा पैनल पे जब हमारी बात होती है, डिस्कशन होती है, तो आप बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने रवैये में, अपने बिहेवियर में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे सब हमेशा ये कहती है कि हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे, हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए आपको भी तो अपने रवैये में कुछ तब्दीली लेके आनी है। और स्पेशली गुज़िश्ता दिनों में जो हमने सूरत हाल देखी, उसमें हमने देखा कि ग्राफ बहुत तब्दील हो चुका है। अब तो अगर आपने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अपने रवैये में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। उसके बाद हो सकता है कि आपको रिलीफ मिले मुल्क के लिए। इस बात में तो वाकई कोई शक नहीं है कि जब तक तहरीक इंसाफ अपना रवैया नहीं तब्दील करेगी, ख़ास तौर पर उनके जो बड़े लीडर हैं जो जेल में हैं, जब तक वो अपना रवैया तब्दील नहीं करेंगे और एक प्रॉपर तरीके से इस सुकून आराम के साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठें और साथ हुकूमत के साथ भी बैठें। देखिए, अकेला आप इस्टेब्लिशमेंट का नाम ले के दुनिया को ये मत बताएं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ही है और शायद यहाँ जमहूरियत और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां कुछ नहीं है, तो फिर पीटीआई भी कुछ नहीं है। फिर आप ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप हुकूमत में आए थे तो फिर आपको भी इस्टेब्लिशमेंट ही लेकर आए थी। आप तो अपनी ही हुकूमत पे एक किस्म का क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फिर अगर आपने हर बात में आप इस्टेब्लिशमेंट को सामने लेके आते हैं, ठीक है, वो उनका रोल पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा रोल है और जब से पाकिस्तान बना है उनका रोल अपनी जगह पे बिल्कुल मुस्तकिल है और कायम रहा है और रहेगा। मैं आपको ये भी बताऊं, पूरी दुनिया में एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा अहम किरदार होता है, लेकिन बस वो जरा नजर नहीं आता। अमेरिका समेत दूसरे तमाम ममालिक जहां बड़ी मजबूत जमहूरियत है, एस्टेब्लिशमेंट से अपने ताल्लुक बेहतर करने हैं, हुकूमत से अपने ताल्लुकात बेहतर करने हैं, ये तो एक दूसरी बात है। लेकिन आसमा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हम देख रहे हैं कि बहुत अरसे से आपसी जो इख्तलाफात हैं, बेसिकली जो नुकसान पहुंचा रहे हैं इस जमात को, वो सबसे ज़्यादा यही हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वजूहात हैं कि आपस के इख्तलाफात खत्म नहीं हो रहे? एक धड़ा कोई और बात कर रहा है, दूसरा कोई और बात कर रहा है, एक पेज पे ही नहीं है। बेसिकली डेमोक्रेटिक पार्टीज में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता है। एक धड़ा आपका ये चाहता है कि एक एग्रेसिव सियासत की जाए, दूसरी कंसेंसस और नेगोशिएशन पे जाना चाह रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दे शुड ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एंड पुट देयर हैंड डाउन एंड उसी डायरेक्शन में चले, एक कोर्स ऑफ एक्शन बना। एक और बात अभी सर ने की, हमारे पास हाइब्रिड सिस्टम है और हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए जी, इसको एक्सेप्ट करने का तो बहुत सिंपल तरीका है। आप ये असेंबली डिसॉल्व करें, कानून साज असेंबली को के लिए इलेक्शन कॉल करें, आपके पास 2/3 मेजोरिटी हो कानून साज असेंबली की, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील कर लें, लोगों से ओपिनियन दें, लेट द पावर रेस्ट विद द पीपल। अगर लोग चाहते हैं कि हाइब्रिड सिस्टम हो तो उन्हें हाइब्रिड सिस्टम दे दें, हमें इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप लोगों पे इन्फोर्स नहीं कर सकते।
इन्फोर्समेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा, आपको हमेशा जब आप किसी चीज को इन्फोर्स करेंगे उसकी रिटेलिएशन आएगी। और जहां तक बात है एस्टैब्लिशमेंट, पीटीआई और गवर्नमेंट की, बिल्कुल एक टेबल पे आके बात होनी चाहिए। अभी हम बात ही तो करने जा रहे हैं, हमारे डेलीगेट जा रहे हैं, हम वहां पे इंडिया के डेलीगेट्स होंगे, एक निगोसिएशन होगी, हम भी करेंगे वो भी करेंगे, निगोसिएशन में से कोई अच्छा निकलेगा। When it can be done with our nemesis, our enemy, then why not pro with our own people? और जहां तक बात यह है कि फ्लेक्सिबिलिटी दोनों साइड से होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी दोनों साइड से होनी चाहिए। और अब दुरुस्त फरमा रही हैं, हम भी यही बात करते हैं कि तमाम जमातों को एक पेज पर आने की ज़रूरत है और आपस में मिल बैठ कर मसले का हल निकालने की ज़रूरत है। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाने, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि इस पाक भारत कशीदगी में जो एशिया कप है उसमें भारत की शमूलियत एक सवालिया निशान बन चुकी है। क्या खबरें आ रही हैं बताएंगे ब्रेक के पास। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि भारतीय मीडिया किस तरह से प्रोपेगेट करता है, किसी तरह से अफवाहें फैलाता है, झूठी खबरें फैलाता है। अभी भी भारतीय मीडिया ने ये दावा किया है कि भारत अगले माह श्रीलंका में होने वाले विमेंस इमर्जिंग एशिया कप और सितंबर में होने वाले मेंस एशिया कप, जिसकी मेज़बानी भारत खुद कर रहा है, उसमें शिरकत नहीं करेगा। वजह ये बताई जा रही है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मौजूदा सदर हैं वो मोहसिन नकवी हैं और इंडिया किसी भी ऐसी जो लीग है उसका हिस्सा नहीं बन सकता जिसको लीड जो है वो पाकिस्तानी कोई बंदा करे। लेकिन बीसीसीआई ने इसको डिनाई कर दिया है और ये कहा है कि अभी ऐसी कोई खबरें नहीं आ रही हैं। अब होने क्या जा रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमेशा से जो भारत है वो खेल के मैदान में भी सियासत को लेके आता है। आदिल साहब, अब बात यह है कि क्या एशिया कप जिसकी मेज़बानी भारत करने जा रहा है, खबरों में कितनी सदाकत है कि वो इसमें हिस्सा ले रहा है, नहीं ले रहा, मेज़बानी कर रहा है, या क्या बात कर सकता है भारत? देखिए, भारत जिस मूड में है वो कर भी सकता है। अभी तो कबलस वक्त हैं कुछ चीज़ें, लेकिन भारत के सेक्रेटरी ने इनकार ज़रूर किया है, लेकिन उन्होंने कहा अभी फैसला नहीं हुआ। तो फैसला इसका मतलब हो भी सकता है। और हमने देखा कि जैसे आपने कहा कि जो भारत है उसने हमेशा खेल पर सियासत की है। आईसीसी जब पाकिस्तान के अंदर मैं हो रहा था, आईसीसी टूर्नामेंट चैम्पियन ट्रॉफी, उस वक्त भी भारत ने यही तमाशा जो है वो लगाया था और उस वक्त डिसाइड हुआ था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो भी मैच होगा वो न्यूट्रल एवेन्यू पर होगा। और उसका नुकसान जो है वो बाकी तमाम टीमों को भी उठाना पड़ा था, क्योंकि वो जो है वो ट्रैवल इतना ज़्यादा करना पड़ा कि भारत के लिए जो है वो टूर्नामेंट जीतने का चांस बन गया। और भारत के इस अमल के ख़िलाफ़ जो है बहुत सारी टीमों ने, खासकर वेस्ट इंडीज़ ने बड़ी इस पर आवाज़ उठाई थी। तो यकीनन भारत जिस तरह से क्रिकेट के अंदर सियासत को इन्वॉल्व कर रहा है, बाकी मुल्कों की तरफ से भी जो है वो रिएक्शन आना चाहिए कि वो भारत को कहे कि वो खेल के मामलात को अलग रखे और जो सियासत है उसको अलग रखे। दोनों चीज़ों का बिल्कुल कोई आपस में जो है वो कोई रब्ता नहीं है। चीज़ें जो है वो बेहतर होनी चाहिए। तो बेहतर तो यही है कि इसके ऊपर आईसीसी को भी और जो एशिया की जो है मोहसिन नकवी साहब को जो है इसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए। और अगर भारत ना शरीक हो तो भारत के बगैर भी जो है वो टूर्नामेंट जो है वो करवा देना चाहिए। पाकिस्तान बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। वाक़ई साहब, ये कहना गलत नहीं होगा और हमने ये देखा भी है कि ऐसा होता है कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। और इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो हमें ऐसा लग रहा है कि वाकई अब ये मिसाल जो है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। जो वो करता है अब उसके साथ वही कुछ हो रहा है, उसका मीडिया बेनकाब हो रहा है, उसकी हरकतें बेनकाब हो रही हैं, झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो रहा है। और अब खेल के मैदान में भी जो हरकतें उसने अपनाई हुई हैं ये भी तमाम दुनिया के सामने है। अब ये जो एशिया कप होने जा रहा है, आपको लगता है कि भारत इसमें भी सियासत को लेके आएगा और इस खेल को भी सियासत की नज़र कर देगा और मैदानों को वीरान करेगा? भारत अपनी रेपुटेशन दुनिया भर में खुद ही ख़राब कर रहा है। पहले जंग के हवाले से सफारती सतह पर उसको मुंह की खानी पड़ी। अब जब दुनिया देखेगी कि खेल को भी फौज के या जंग के मैदान में भारत ले आया है, इसको कहते हैं फाउल प्ले। भारत हमेशा से फाउल प्ले करता रहा है और एक दफ़ा फिर अब अगर ये भारत काम करेगा तो मेरे ख्याल है सारी दुनिया में उसकी जो जग हंसाई होगी और जो उसकी बदनामी होगी ये फिर उसी को ही फेस करना पड़ेगा। भाई, आपके खेल का किसी मुल्क की दोस्ती या दुश्मनी से क्या ताल्लुक है? पहले आपने कितने मैचेस मजबूरी के तहत दुबई में करवाना पड़े सिर्फ इनकी हट धर्मी की वजह से कि हमने पाकिस्तान में मैच नहीं खेलने। भाई, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी लोग जो हैं
उनके खिलाड़ियों को उन्होंने हमेशा वेलकम किया है। और जितने भी मैचेस हुए हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, आप देख लें कि ऑडियंस की कितनी बड़ी तादाद वहां मौजूद होती है और हमेशा उनके खेल को अप्रिशिएट किया है, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी खेल को सियासत नहीं बनने दिया, लेकिन भारत में अच्छा, ये ना बड़ा एक फ़र्क है पाकिस्तान में और भारत में, पाकिस्तानियों में और भारतीय अवाम में। हमने देखा है आसमा बदूद साहब, बात तो हम क्रिकेट की कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उनकी अदाकारों की बात करें तो जावेद अख्तर साहब पाकिस्तान आए थे, बड़ी इज्जत दी पाकिस्तानियों ने, मेरे ख्याल में इतना वो डिज़र्व भी नहीं करते थे जितनी इज्जत दी। वो बयान क्या दे रहे हैं कि पाकिस्तान जाने से बेहतर है कि मैं जहन्नुम में चला जाऊँ, एक उनकी बात। और दूसरा हम देखते हैं कि खेल के मैदान में अगर भी भारत ने सियासत ही करनी है तो फिर भारत स्टैंड कहाँ कर रहा है और पाकिस्तान के हवाले से इतनी ऑब्सेशन है उन्हें। इंडिया एक ट्रबलसम नेबर तो रहा है हमेशा, मगर वो एक सॉर लूजर है, शदीद सॉर लूजर है। आप उससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त वहाँ की पॉलिटिक्स की बुनियाद हिली हुई है। बीजेपी की जिससे उसने इलेक्शन दर इलेक्शन जीते हैं ना पाकिस्तान का, वो बिल्कुल इस वक्त स्कैटर्ड है और उसे अपनी पॉलिटिकल इमेज को रिक्राफ्ट करना है। ठीक है आसमा साहब, टाइम कम है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पाकिस्तान कार्ड जो हमेशा से इंडिया इस्तेमाल करता रहा है, अब मेरे ख्याल में ये कार्ड पिट चुका है। और आवाम को, अगर आपने आवाम में मकबूलियत हासिल करनी है तो उसके लिए आपको कुछ और करना होगा, अपनी कारकर्दगी दिखानी होगी, सच दिखाना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पानी।